रामपुर गांव में मोहन की खुद की वेज बिरयानी की दुकान थी। उसकी दुकान गांव के बिल्कुल बीचों बीच थी, जहां वो अपने हाथों से वेज बिरयानी बनाकर बेचता था। वो सभी तरह के खड़े मसाले अपने हाथों से कूटकर बिरयानी में डालता था, जिससे उसकी बिरयानी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता था और इसीलिए अगल बगल के गांव से भी लोग उसकी बिरयानी का स्वाद चखने आते थे। वो बिरयानी के साथ रायता और धनिये की चटनी, प्याज भी परोसता था। इन दिनों उसकी दुकान बहुत ही अच्छी चलने लगी थी। एक रोज वो अपनी दुकान में बैठा हुआ था। उस समय उसकी दुकान में बहुत सारे ग्राहक बैठकर बिरयानी का मजा ले रहे थे। अरे वाह, आज भी मेरी काफी अच्छी कमाई हो गई है। लगता है लोगों को मेरे हाथों की बिरयानी खाकर बहुत ही मजा आ रहा है। देखो तो कैसे चटकारे लेकर खाए जा रहे हैं। तभी सुरेश नाम का आदमी उसकी दुकान में आता है। अरे मोहन भाई, 3 किलो बिरयानी पैक कर देना। मोहन बिरयानी के बर्तन से बिरयानी निकालता है, लेकिन बिरयानी केवल 2 किलो ही बची थी। सारी बिरयानी तो खत्म हो चुकी थी। माफ करना सुरेश भाई, लेकिन बिरयानी तो केवल 2 किलो ही बची है, बाकी सारी तो खत्म हो चुकी है। अच्छा, तो फिर 2 किलो ही कर दो। शाम को मोहन देखता है कि उसकी सारी सब्जियां और टमाटर भी खत्म हो रहे हैं, इसलिए वो सब सामान लेने मंगू सब्जी वाले की दुकान पर जाता है। ये लो मंगू भाई, 2000 रुपए, और मुझे बीन्स, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, मटर, अदरक, लहसुन ये सब सामान दे दो। 2000 नहीं बल्कि 3000 लगेंगे, क्योंकि अब सब सब्जियां महंगी हो गई हैं। टमाटर तो 200 रुपए किलो है और बाकी सब सब्जियां भी 100 रुपए किलो पहुंच गई हैं। अब लेना हो तो लो, वरना जाओ यहाँ से। हे भगवान, वैसे ही इतनी महंगाई और अब और ज्यादा महंगाई हो गई। अगर अपने गांव में सब पंडित और ब्राह्मण नहीं रहते तो मैं तो चिकन बिरयानी बनाकर बेचता। चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो सब थोड़ा थोड़ा ही डाल दो। मोहन भाई, जब सब्जियों के दाम बढ़े हैं तो आप अपनी बिरयानी के दाम भी बढ़ा लो, तभी आपको मुनाफा होगा। हाँ, आइडिया तो अच्छा है। अगले दिन से ही मोहन अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा देता है, जिस पर लिखा था कि वेज बिरयानी अब 200 रुपए किलो मिलेगी। लेकिन ये बोर्ड पढ़कर कई सारे ग्राहक वापस चले जाते हैं। ये देख मोहन परेशान हो जाता है। शाम तक उसकी दुकान में एक भी ग्राहक बिरयानी खाने नहीं। अरे ये क्या, आज तो सभी ग्राहक दाम देखकर वापस लौट गए। ऐसे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तभी वहाँ सुरेश आता है और दाम देखकर वो भी वापस जाने लगता है। मोहन उससे कहता है, अरे क्या हुआ सुरेश भाई, आज बिरयानी नहीं खानी क्या? मोहन भाई, आपने इतने दाम बढ़ा दिए तो भला कौन खाएगा? सब्जियों के बढ़ते दाम की वजह से मुझे भी दाम बढ़ाना पड़ा, तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं समझ रहा हूँ मोहन भाई, लेकिन इतनी महंगी बिरयानी मैं तो नहीं खा सकता। सुरेश भी वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। अब मोहन की बनाई सारी वेज बिरयानी खराब होने लगती है और उसमें बदबू आने लगती है। एक समय था जब शाम तक ही मेरी सारी बिरयानी बिक जाती थी, लेकिन अब तो 3 दिन हो गए और 1 प्लेट तक नहीं बिकी। उस खराब बिरयानी को मोहन ले जाकर कूड़े में फेंक देता है। वो जब वापस आ रहा होता है तो उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जो ठीक ठीक सब्जी बोरियों में भरकर मंडी भिजवा रहे थे। तो वहीं सड़ी गली सब्जी खेत में दूसरी तरफ फेंक देते हैं और फिर ट्रक लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देख मोहन के दिमाग में एक विचार आता है। बाजार से सब्जियां खरीदना अब बस की बात नहीं है, तो क्यों ना इन सड़ी हुई सब्जियों को ही धोकर इसी की बिरयानी बनाई जाए। किसी को क्या ही पता चलेगा। ये सही रहेगा। अपने मन में ये खुराफाती लेकर मोहन वो सड़ी गली सब्जियां और टमाटर उठाकर दुकान में ले जाता है और अगले दिन से उन्हीं को धोकर बिरयानी बनाने लगता है। साथ ही अब वो बिरयानी के दाम पहले की तरह कम कर देता है। ये आपने अच्छा किया मोहन भाई, जो पहले जैसे दाम कर दिए। अब ये हमारे बजट में है। अच्छा,
अब जल्दी से एक प्लेट बना दीजिए। बहुत दिनों से आपकी बिरयानी नहीं खाई ना, तो बेचैनी हो रही थी। सुरेश बिरयानी खाने लगता है कि तभी उसे बिरयानी का स्वाद कुछ अलग सा लगता है। मोहन भाई, ये क्या? आज बिरयानी में से कुछ अजीब सा स्वाद आ रहा है। हाँ वो भाई, आज बिरयानी में डालने वाले मसाले खत्म हो गए थे, इसीलिए शायद स्वाद थोड़ा अलग होगा। ये आप बिरयानी के साथ रायता खाइए ना, और ये प्याज और हरी चटनी ये भी लीजिए। कुछ ही देर में सुरेश सारी बिरयानी खा लेता है। फिर मोहन को पैसे देते हुए कहता है, ये लो मोहन भाई, तुम्हारे पैसे। तुम्हारी बिरयानी और रायते का जो तालमेल है वो लाजवाब है। अरे ये मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट क्यों हो रही है? अरे अरे, ये क्या खिला दिया मुझे? मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? हे राम, लगता है पजामे में ही हो गई। सुरेश जल्दी से अपने घर जाता है और कपड़े बदलता है, लेकिन उसके बाद भी वो 2-3 बार बाथरूम में आता जाता रहता है। वो लगातार अपना पेट पकड़कर दर्द से कर्रा रहा था। उसके पेट का दर्द कम नहीं होता। उसकी पत्नी सरस्वती उसको दर्द में तड़पता देख उससे इसका कारण पूछती है। क्या हो गया जी? ऐसा भी क्या खा लिया जो बार बार अंदर बाहर किए जा रहे हो? अरे वो मोहन की दुकान पे वेज बिरयानी खा ली, बस तभी से जोरों का पेट दर्द शुरू हो गया। क्या? इसीलिए कहती हूँ बीवी के हाथ का खाना खाया करो, पर नहीं, तुम्हें तो बाहर मुंह मारते फिरना है। अब चलो मेरे साथ उस मोहन की दुकान में, आखिर पता तो चले ऐसा क्या खिला दिया उसने। सरस्वती सुरेश के साथ मोहन की दुकान पहुंचती है, जहां और भी कई लोग बिरयानी के मजे ले रहे थे। मोहन भाई, मेरे पति को क्या खिला दिया आपने? जब से यहाँ से बिरयानी खाकर गए हैं तब से बस पेट पकड़े खड़े हैं, बाथरूम जाने से फुर्सत ही नहीं मिल रही इनको। ये सुनकर सभी ग्राहक खाते खाते रुक जाते हैं। तभी सतनाम नाम का एक सरदार बिरयानी छोड़ अपना पेट पकड़ते हुए सामने बने बाथरूम की ओर भागता है। देखते ही देखते उस गुसल खाने के बाहर ग्राहकों की लाइन लग जाती है। उन सबको पेट पकड़ता और दर्द से कराहता हुआ देख मोहन झट से वहाँ से फरार हो जाता है। सरस्वती अपने पति को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। देखिए ना भाई साहब, जब से इन्होंने वेज बिरयानी खाई है तब से इन्हें दस्त और पेट में दर्द शुरू हो गया है। भला बिरयानी खाकर दर्द कैसे हो सकता है? इधर आइए, चेक करने दीजिए। लेकिन तभी सुरेश का पेट फिर खराब हो जाता है और वो क्लिनिक में बने बाथरूम की ओर भागता है। अरे अब आप ही जाइए, सारा दिन अंदर ही बैठने का इरादा है क्या? कुछ देर में सुरेश बाहर आता है। डॉक्टर उसका चेकअप करता है। देखिए, इन्होंने बहुत ही सड़ी गली सब्जियों से बनी बिरयानी खाई है, जिस वजह से इनका पेट खराब हो गया और इनके पेट में इन्फेक्शन हो गया है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, इन्हें समय समय पर देते रहिएगा, इन्हें आराम आ जाएगा। कुछ ही देर में डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर लंबी लाइन लग जाती है। सभी अपना पेट पकड़े खड़े थे। डॉक्टर ने उन सबको दवाई दी और मोहन के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी। कुछ ही दिनों में मोहन पकड़ा गया और उसे जेल में डाल दिया गया। अर्जुनपुर नाम के एक शहर में राहुल नाम का लड़का अपने पिता के साथ रहता था। वो बहुत अमीर घर से था। एक बार वो अपने पापा के साथ कहीं जा रहा था। पापा, बहुत भूख लगी है। ठीक है, तुम कार में ही बैठो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। कार में बैठा राहुल बोर हो रहा था। तभी उसकी नजर सड़क किनारे राखी बेच रही लड़की पर जाती है। राखी ले लो, राखी। अरे, इतनी छोटी लड़की राखी बेच रही है? राखी ले लो, राखी, सुंदर सुंदर राखी। राहुल उसके पास जाता है और कहता है, अरे वाह, ये तो कितनी सुंदर राखी है। हाँ, तो भैया ले लो ना राखी। आपकी बहन इसे आपकी कलाई पर बांधेगी तो कितनी अच्छी लगेगी। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है जो मुझे इसे बांधे। मेरा भी कोई भाई नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करना, तुम मुझे राखी बांध लेना। 2 दिन बाद राखी है, आप यहीं आ जाना, मैं आपको राखी बांध दूंगी। ये ठीक रहेगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मेरे पापा आ रहे हैं। उन्होंने हमें बात करते हुए देख लिया
तो गुस्सा करेंगे। राहुल वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बाद वो दोनों उसी जगह मिलते हैं और रिया राहुल को राखी बांधती है। माफ करना भैया, लेकिन तुम्हारी इस गरीब बहन के पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं मिठाई खरीद सकूं, इसलिए 10 रुपए में ये गुड़ लिया था, इसी से मुंह मीठा कर लो। कोई बात नहीं बहन, तुमने मेरी कलाई पर राखी बांधी, यही मेरे लिए काफी है। इसके बाद राहुल रिया का हाथ पकड़कर उसे अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाता है, जहाँ सभी लड़के लड़कियाँ हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं। राहुल, इस गरीब फटीचर के अलावा तुम्हें और कोई नहीं मिला बहन बनाने को? इसके कपड़े तो देखो कितने फटे पुराने हैं। वो जैसी भी है मेरी छोटी बहन है, तुम्हें इससे क्या? राहुल उसका हाथ पकड़कर उसे एक बड़े से शोरूम में ले जाता है और उसको कुछ नए कपड़े दिला देता है। इतने महंगे कपड़े मैंने कभी नहीं पहने भैया, ये मैं आपसे नहीं ले सकती। कुछ महंगा नहीं है, ये राखी का गिफ्ट है एक भाई का अपनी बहन के लिए। अब दोनों ऐसे ही रोज मिलने लगे और एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते। ऐसे ही साल बीत जाता है और दूसरी बार राखी आ जाती है। रिया उसी जगह राहुल का इंतजार करती है, लेकिन राहुल नहीं आता। शाम ढलने को होती है तो रिया राहुल के घर पहुंच जाती है। अरे ओ लड़की, अंदर कहाँ घुसी जा रही है? मुझे अपने भाई राहुल भैया से मिलना है। लेकिन राहुल बाबा की तो कोई बहन ही नहीं है और तू गरीब ही रह गई थी उन्हें बहन बनाने के लिए। ऐसे ही रात हो जाती है, साथ ही जोरों की बारिश भी होने लगती है, लेकिन रिया वहीं बारिश में भीगते हुए राहुल का इंतजार करती रहती है। तभी राहुल के पापा बाहर देखते हैं और गार्ड से पूछते हैं, अरे ये कौन खड़ा है बाहर? साहब, ये लड़की राहुल बाबा से मिलना चाहती है और खुद को उनकी बहन बता रही है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? मुझे राहुल भैया से मिलना है। आज राखी है ना, मुझे उन्हें राखी बांधनी है। ये देखिए, मैं राखी भी लाई हूँ। तुझ जैसी बेखारन मेरे बेटे को राखी बांधेगी? शक्ल देखी है तूने अपनी? अब जाती है या धक्के मारकर बाहर निकलवाऊं? बेचारी रिया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और देखते ही देखते 12 साल बीत जाते हैं। एक रोज रिया राहुल के घर के बाहर से गुजर रही होती है। तभी राहुल के पापा राहुल को आवाज लगाते हुए कहते हैं, राहुल बेटा, जल्दी से बाहर आओ, कुछ दिखाना है तुम्हें। मेरा भाई वापस आ गया। भैया, आ गए तुम? इतने सालों से मैं आपकी कलाई पर राखी बांधने के लिए बेताब थी। कौन हो तुम? भूल गए भैया? आज से 12 साल पहले मैंने आपको राखी बांधी थी। मैं हर साल आपका इंतजार करती थी। ये क्या बकवास है? मैं क्या तुम जैसे छोटे लोगों को अपना रिश्तेदार बनाऊंगा क्या? ये सब झूठ है। नहीं भैया, ये सब सच है। देखो, मुझे तो ये सब याद नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी होगा तो वो सब बचपन की बात थी। लेकिन अब मेरी कोई बहन नहीं, और वैसे भी मैं तुम्हें क्यों अपनी बहन बनाऊंगा? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये गरीब लोग। गार्ड, इसे यहाँ से निकालो। मायूस रिया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज रोड पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। रिया भागते हुए जाती है तो देखती उसमें राहुल होता है और वो बुरी तरह जख्मी होता है। रिया उसे जल्दी से एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर, मेरा भाई ठीक तो है ना? देखिए, एक्सीडेंट इतना ज्यादा था कि उसमें राहुल की दोनों आंखें चली गई हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन हमें किसी की आंखें दान में मिल जाए तो हम उसकी आंखों की रोशनी वापस ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी दोनों आंखें मेरे भाई को लगा दो। लेकिन बेटी, इससे तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाएगी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। रिया एक पत्र लिखती है और डॉक्टर को देते हुए कहती है, डॉक्टर साहब, जब मेरे भाई की दोनों आंखें वापस आ जाए तो ये चिट्ठी मेरे भाई को दे देना, लेकिन किसी को भी मेरे बारे में मत बताना। इसके बाद रिया राहुल के पापा को फोन करती है। हेलो अंकल, राहुल की हालत बहुत नाजुक है, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। इसके बाद रिया फोन काट देती है और वो अपनी दोनों आंखें डोनेट कर देती और फिर वहाँ से चली जाती है। राहुल के पापा वहाँ पहुँच जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है। किसी ने अपनी दोनों आंखें उन्हें डोनेट कर दी हैं,
लेकिन वो कौन है? सॉरी, हम आपको उसका नाम और पता नहीं बता सकते, लेकिन राहुल, ये चिट्ठी उसने तुम्हें देने को कहा है। राहुल भैया, आपने हम दोनों के भाई बहन के रिश्ते का मजाक उड़ाया। मैंने 12 साल तक हर दिन आपका इंतजार किया। हर राखी आपके घर के बाहर बारिश में, धूप में खड़ी रही, लेकिन आपके पापा को ये अमीर गरीब का रिश्ता पसंद नहीं था। आज बरसों बाद इस गरीब बहन को अपना राखी का फर्ज अदा करने का मौका मिला है। इसे उपहार समझकर रख लेना और कभी किसी गरीब का दिल मत तोड़ना। आप हमेशा खुश रहना। आपकी गरीब बहन रिया। ये सुनकर उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा था। राहुल रिया को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। पापा, भगवान ने मुझे माँ और बहन के प्यार से वंचित रखा, और जब मुझे बहन मिली भी तो मैंने उसे ठुकरा दिया। मैं कितना अभागा हूँ। इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ बेटा, जो पैसों के तोल में भाई बहन का प्यार तोल डाला। लेकिन अब उन दोनों के पछताने से क्या फायदा। राखी का बंधन प्यार का वो बंधन है जिसे कभी भी पैसों से नहीं तोला जा सकता। आईने के सामने मिनी स्कर्ट पहने खड़ी निहारिका तैयार हो रही थी। उसने अपने बाल खुले रखे हुए थे, जिस पर उसने प्रेसिंग की हुई थी। अपनी खूबसूरती को आईने में निहारते हुए वो लिपस्टिक लगा रही थी। थोड़ा सा टचअप और कर लेती हूँ, अच्छे से तैयार होकर जाऊंगी, तभी तो लोगों की नजर दुल्हा दुल्हन से हटकर मुझ पे पड़ेगी। पर अब ये परफ्यूम कहाँ चला गया? हाई हील पहने निहारिका ड्राइंग रूम में आई, जहाँ रोहन तैयार होकर बैठा हुआ टीवी देख रहा था। तुमने मेरा परफ्यूम देखा क्या? लेकिन रोहन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब उसने निहारिका को देखा तो देखता ही रह गया। क्या हुआ? आज से पहले मुझे कभी देखा नहीं है क्या? तुम इस शॉर्ट ड्रेस में शादी में जाओगी? अरे लोग क्या कहेंगे? शादी से पहले तो तुम बड़े मॉडर्न बनते थे, और अब लोगों का डर सताने लगा तुम्हें। लोगों के डर के मारे क्या मैं कपड़े पहनना छोड़ दूं? छोड़ो, मुझे जाना ही नहीं है तुम्हारे साथ। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी तो रोहन ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ। तुम सब मर्द एक जैसे ही होते हो। शादी के बाद तुम सब लड़कों को पत्नी नहीं बल्कि दासी चाहिए होती है, जो तुम्हारी मर्जी से उठे, ओढ़े, पहने और रहे। तुम बेकार में बात को खींच रही हो। अच्छा, मैं बात बढ़ा रही हूँ। अब शादी में मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं, ये अब आप तय करोगे। तुम्हें जो पहनना है पहनो, लेकिन बाहर ठंड तो देखो कितनी है। मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए कह रहा हूँ। ये सब तुम्हारे बहाने हैं। ठीक है, अगर तुम मिनी स्कर्ट में ही शादी में जाना चाहती हो तो चलो। निहारिका मिनी स्कर्ट पहने ही शादी में चली गई। सब लोग उसी को घूर रहे थे। सबकी अटेंशन पाकर जहाँ निहारिका खुश थी, तो वहाँ रोहन को बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। देख रहे हो सब मुझे कैसे देख रहे हैं? देखा मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ। उनकी पीठ पीछे सभी निहारिका को लेकर बातें बना रहे थे। अरे ये रोहन की बीवी को देखो तो, क्या पहन के आई है। अरे अच्छी ड्रेस तो है, क्या गजब लग रही है। मेरा मतलब है उसे ठंड नहीं लग रही। जब पहनने वाले को नहीं लग रही तो तुम्हें क्या परेशानी है? तुम तो खैर चलो, फिर बताती हूँ। रोहन देखो सब मेरी खूबसूरती को कैसे घूर रहे हैं, और एक मेरा पति है जिसे सिर्फ खाने की पड़ी है। अभी तक एक सेल्फी भी नहीं ली अपनी इस सुंदर बीवी के साथ। तुम रुको, मैं हाथ धोकर आता हूँ। रात होने के साथ साथ ठंड भी बढ़ रही थी। निहारिका की हालत अब खराब हो रही थी। रोहन रात ज्यादा हो गई, अब घर चले। घर? अभी से? अरे शादी नहीं देखनी क्या तुम्हें? नहीं, इतनी पेशेंस नहीं है मुझ में। दोनों घर चले गए। अगले दिन सुबह जब रोहन ने निहारिका को देखा तो वो ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। उसने उसके सर पर हाथ रखा तो वो काफी गर्म थी। तुम्हें तो तेज बुखार है। क्या हुआ निहारिका तुम्हें? आंखें खोलो। निहारिका का शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसे देख रोहन घबरा गया और वो जल्दी से उसे गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने निहारिका को आईसीयू में डाल दिया और उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पे रख दिया। आपने मेरी पत्नी को ऑक्सीजन सपोर्ट पे क्यों रखा है? कोई खतरे की बात है क्या?
हाँ, उन्हें सीवियर निमोनिया हो गया है। उन्हें भयानक ठंड लग गई है। उनकी चेस्ट में पूरी तरह कंजेशन हो गया है। हम दवाइयों से बलगम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो हमें कोई और तरीका अपनाना होगा। जब तक चेस्ट क्लियर नहीं होगी वो ठीक से सांस नहीं ले पाएंगी। कल रात मैंने उसे कितना मना किया, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। हे भगवान, मेरी निहारिका को जल्दी से ठीक कर दो। लेकिन अगले 2 दिन तक निहारिका की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और तीसरे दिन डॉक्टर रोहन के पास आया और कहने लगा, उठिए उठिए, जागिए रोहन जी। डॉक्टर, मेरी पत्नी मर गई। देखिए, आप सो रहे थे, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। आपकी पत्नी अब बिल्कुल ठीक है, यही कहने में यहाँ आया हूँ। आप उनसे मिल सकते हैं। हे भगवान, कितना बुरा सपना था वो। रोहन भागते हुए आईसीयू में गया, जहाँ निहारिका रोते हुए उससे लिपट गई और कहने लगी, मुझे माफ कर दो रोहन, मेरी वजह से तुमने कितनी तकलीफ झेली, लेकिन मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं छोटे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनूंगी। कपड़ों में कोई बुराई नहीं है निहारिका, बस उन्हें पहनने का समय होता है। गर्मियों के कपड़े गर्मियों में और सर्दियों के कपड़े सर्दियों में ही अच्छे लगते हैं। साथ ही हमारी सेहत भी सही रहती है। इसलिए छोटे कपड़ों में कोई बुराई नहीं है, बस उन्हें पहनने का समय सही होना चाहिए। अब स्विमिंग पूल में हम लुंगी पहनकर जाएंगे तो अजीब तो लगेंगे ना, क्यों? उसके इतना कहते ही निहारिका जोर से हंसने लगी और फिर उसने रोहन को गले लगा लिया।